प्री डीएड प्री बीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025, जिसमें सीजी व्यापम और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय दोनों के लिए जो है ये शिक्षण अभिरुचि है और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का ये पहला टेस्ट सीरीज है जिसमें हम कुल 50 प्रश्नों का सीरीज लेने वाले हैं। साथ ही नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत आज से करते हैं। चलिए फिर आज के एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि वह किसी बड़े आदमी ने कही है। मैं किस बात को स्वीकार करूँगा? क्या वह बड़े आदमी ने कहा है इसलिए स्वीकार करूं? अपने व्यक्ति उसे कहते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार कहता है इसलिए मैं उसकी बात को स्वीकार करूं, या मेरे सबसे अच्छे मित्र कहते हैं इसलिए स्वीकार करूं, या उसके पक्ष में प्रमाण जो है क्या है, पर्याप्त प्रमाण है, मतलब प्रूफ है। तो भाई उत्तर द हो जाएगा। जिस पक्ष में प्रूफ है मैं उस बात को प्रमाणित मानूं। अक्सर क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो अपने हैं उसी का साइड लेते हैं, जबकि वहां पर आप देखो कि सही क्या है गलत क्या है, उसके हिसाब से आप पक्ष को स्वीकार करो। तो यही प्रश्न है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। जो बालक की नींव है वह प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाती है। कैसे? ये कथन उसका क्या कार्य है? देखो, बोझिल कार्य है, सरल है, कठिन है या महत्वपूर्ण है? तो भाई बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है, है ना। किसी भी बालक की जो नींव है अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, और कब होती है? प्राथमिक में। जैसे बच्चा मान लो भाषा सीखेगा, भाषा तो वो जानता है, जब वो विद्यालय नहीं आया है तब भी वो भाषा सीखा है, लेकिन भाषा शुद्ध नहीं होता। जब वो विद्यालय आता है तब वह शुद्ध भाषा उपयोग करना सीखता है। इसलिए जो है बालक की नींव प्राथमिक से होती है। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? सबसे अधिक सही कथन को बताना है। अ, बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। दूसरा, सत्य कथन को बताना है, जो सबसे ज्यादा सत्य हो। बच्चों पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं करनी चाहिए, या बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। ये बिल्कुल द वाला ऑप्शन सही जा रहा है। उनको स्वतंत्रता दो, उसको फ्रीडम दो, क्योंकि बच्चा फ्रीडम होने से सीखता है, लेकिन आप उनको गलत क्षेत्र में, गलत जगह पर या गलत रास्ते में जाने से आप उसको रोको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब शिक्षण व्यवसाय है तो उसके लिए अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिवृत्ति या सभी। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए क्या चीज़ें जरूरी है भाई? तो क्या सभी चीज़ें जरूरी है या शिक्षण अभिवृत्ति? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा स, शिक्षण अभिवृत्ति, है ना, अर्थात शिक्षा में रुचि। अभिवृत्ति मैं इसको थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया हूँ, आप जाकर देख सकते हो। अभिवृत्ति बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है, तो भाई कोई क्या करता है विद्यार्थी? शिक्षक की कक्षा में समस्या उत्पन्न कर रहा है पढ़ाने के दौरान, तो ये क्यों हो सकता है? ऐसा क्या कारण है? तो उसके ऐसे व्यवहार का कारण का बिल्कुल इधर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका ये व्यवहार क्यों हुआ, क्यों कर रहा है, उसका कारण का हमको पता लगाना है, उस कारण को हमको दूर करना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। क्या ये कथन सही है, गलत है, क्या है, इसको बताना है। तो बिल्कुल भाई, विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है। जिस तरह से समाज में बच्चा क्या करता है, सामाजिकरण विकसित करता है। सामाजिकरण भी पढ़ाया हूँ, आप हमारे थ्योरी क्लास में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर बच्चा 4 लोगों के बीच रह के सीख रहा है तो वो सामाजिकरण है, और विद्यालय में भी वह 4 बच्चों के सामने रह के, खेल के, कूद के, पढ़ के सीखता है, तो ये सामाजिकरण ही होता है। इसलिए विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है, और ये कथन पूर्णतः सत्य है भाई। तो ये सत्य कथन है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7। देखो भाई, विद्यालय में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए।
छात्रों की रुचि अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, विद्यालय क्या है? विद्यालय किसी एक धर्म को कहना चाहिए प्रोत्साहित नहीं करता, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को लेकर, इसलिए अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे मेरे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8वां है, जो शिक्षण व्यवसाय है, तो शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु, अब शिक्षण व्यवसाय है, कई लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी है करके इसको करते हैं, सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी, व्यवसाय समझ गए हैं, है ना। या कई लोग प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, ये व्यवसाय बना के रखे हैं। तो इसका क्या है, अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयर का धंधा करूंगा, ट्यूशन करूंगा, पुस्तकें लिखूंगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। तो भाई आप पुस्तक लिख सकते हो, आप उससे जुड़े हो, ट्यूशन नहीं चला सकते, ये गैर कानूनी है सर। आप शिक्षक बन गए हैं तो आप ट्यूशन नहीं चला सकते, ठीक है भाई। शेयर मार्केट में आप नहीं जुड़ सकते, अभी शेयर मार्केट में जो शिक्षक जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा या पुस्तकें लिख सकता हूं मैं, है ना। ये मेरा इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने के क्या कारण है? ग्रामीण इलाकों में अक्सर क्या है, साक्षर नहीं होते बच्चे, कमाने खाने बाहर चले जा रहते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, ठीक है, अर्थात वो गरीब होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को ही काम में लगा दिया जाता है। और यही प्रमुख वजह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो है साक्षरता दर कम होता है। कभी कभी क्या होता है, माता पिता जो है कमाने खाने जम्मू कश्मीर गए हैं, तो बच्चों को भी क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर कमाने के लिए ले जाए रहते हैं। इससे क्या है, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है या फिर वह नहीं पढ़ पाता, ठीक है। ये भी एक प्रमुख रीज़न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां की बात करूं, देखो, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। भाई 10वां प्रश्न है, बिल्कुल सत्य है मेरे दोस्तों। भाई आप हार्डवेयर तकनीक के बारे में पढ़ा रहे हो तो पाठ्य पुस्तक को विस्तार से आप स्पष्ट कराओ, पाठ्य पुस्तक ज़्यादा जरूरी है ना। उसके बाद आप दूसरे क्षेत्र में आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? भाई आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, इसलिए प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, क्यों आपने शिक्षक बनने का इरादा किया है? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता। तो ये क्या है भाई, रुचि बहुत जरूरी है। शिक्षक बनना है आपको, यदि आप में रुचि नहीं है, बच्चों को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा सकते। तो शिक्षण कार्य जो है अत्यधिक पसंद है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखो, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलन करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। अब मस्तिष्क आंदोलन मतलब दिमागी कसरत, दिमाग से कुछ कुछ कार्य करवाना, है ना। अब दिमाग से बच्चे कार्य करेगा तो क्या होगा, स्व अन्वेषण का विकास होगा, उनकी क्षमता विकसित होगी, ठीक है। अन्वेषण मतलब होता है सीखना, ठीक है। बच्चा स्वयं सीखने की क्षमता उनमें विकसित होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये भी आप हमारे थ्योरी क्लासेस में आप देख सकते हैं, ऊपर की क्लासेस। इसके बाद भी मैं थ्योरी की क्लासेस लूंगा, ठीक है, बीच बीच में एमसीक्यू भी हम करते चलेंगे। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 13, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, देखो कक्षा में पढ़ाने के पूर्व आप एक शिक्षक हो, आप कक्षा में प्रवेश करने वाले हो, तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, तो अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। मतलब क्या है, पढ़ाने से पहले पाठ्य योजना बनाना बहुत जरूरी है। पाठ्य योजना बनेगा तभी आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा शिक्षण विधि का उपयोग करना है, वो चीज़ें आपकी पाठ्य योजना में रहेगी। इसलिए ये दैनिक शिक्षण योजना पठन पाठन के पूर्व किया जाता है, याद रखना, ठीक है। ये आप रेगुलर जब आप बीएड डीएड करोगे तो पढ़ोगे, और मैं अपनी थ्योरी क्लास में इसको पढ़ाऊंगा भी, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग का डिमांड था एमसीक्यू की, इसलिए मैंने एमसीक्यू लिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, थ्योरी के बाद अगर मैं एमसीक्यू कराता तो आपको अच्छा लगता। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? क्या होता है, जैसे आप एक शिक्षक बन गए, क्या अपने बच्चों को भी आप एक शिक्षक बनाओगे या उसको कहोगे कि आप और बड़े चीज़ की तैयारी करो? ये आपका प्रश्न है। तो भाई आप एक शिक्षक बन गए हो, है तो हाँ, यदि वह स्वेच्छा से शिक्षक बनना चाहता है, उनकी रुचि है,
तो मैं कभी उनको और बड़ा कर नहीं बोलूँगा। शिक्षक का जो पेशा है बहुत अच्छा पेशा है, मान सम्मान हर चीज़ है। मैं बच्चे को मोटिवेट करूँगा कि बेटा समाज के लिए अच्छा करना है तो शिक्षक बनो, तो मैं सहमत रहूँगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 15, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। अब शिक्षण एक पारस्परिक क्या क्रिया है? शिक्षक और माता पिता के संबंध का, छात्र शिक्षक संबंध का। तो भाई बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें छात्र और शिक्षक के बीच के संबंध का यह क्या है? एक क्रिया है। छात्र और शिक्षक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में दोनों जो है संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? देखिए 16वां प्रश्न कहता है आपके माता पिता कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? आपके मतानुसार कक्षा में जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, बातचीत जिसको बोला जाता है, ठीक है, संप्रेषण भी आपको हमारी थ्योरी क्लास में मिलेगी। तो कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक या व्यापक? ये भी सरल सा सवाल है भाई। रोचक होनी चाहिए। आप बातचीत कर रहे हो बच्चों के साथ, यदि बच्चे उब गए, बोर हो गए, तो समझ जाओ आपकी कक्षा व्यर्थ हो गई। इसलिए रोचक लगे, रुचिकर लगे, बच्चा उनमें इंटरेस्ट ले, पढ़े। बीच बीच में हम हंसी मजाक कराओ ना जी, है ना, बच्चे में क्या है? इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल नंबर 17 है आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार क्या है? देखो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों। अंतः मतलब स्वयं की बात होती है, और अंतः, देखो अंतः, अब ये अंतः मतलब स्वयं, अंतः मतलब स्व, इसलिए हृदय की बात होती है, अंतःकरण से, स्वयं के मन से, है ना। तो अंतः मतलब स्वयं, अंतर मतलब सामने वाले। ठीक है, तो अंतर, अब सामने वाले से कैसे आपको संबंध बनाना है, तो उसका आधार क्या है संबंध बनाने का? शिक्षा। कैसे भी शिक्षा है भाई? आप शिक्षित हो, बहुत अच्छे से लोगों से बातचीत कर सकते हो, आपकी बातचीत के तौर तरीके, शिक्षक आप मतलब एक साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, आप में बातचीत के तरीके में एक शालीनता रहेगी, है ना, आप शिक्षित रहोगे, समझदार रहोगे। इसलिए क्या है? शिक्षा इन संबंधों का, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। चलिए प्रश्न 18 देखो, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, यह कथन है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, यह कथन क्या कथन है मेरे दोस्तों? तो ये सत्य कथन है भाई। छात्र अध्यापक एक शिक्षण कौशल का आप विकास कर रहे हो, इसलिए आप सूक्ष्म शिक्षण दे रहे हो, मतलब बारीकी से उसको पढ़ा रहे हो। ठीक है, प्रश्न 19 में आ जाओ। देखो आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो परंपरागत विधि और परंपरागत विधि उचित नहीं, पहले जमाने की विधि नहीं, अब नए नए विधि आ गए हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष विधि, बहुत सारे विधियां, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, सबके बारे में मेरे दोस्तों आपको मेरे थ्योरी क्लास में मिलेगी, और एक एक करके अभी मैं थ्योरी क्लास लेता रहूँगा, आगे बढ़ते चलेंगे, समझ रहे हो। तो आप जो परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं तो विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स, नहीं। ठीक है, आवश्यकता तो रहती है, लेकिन आजकल के आधुनिक जो नए नए विधि है उनका उपयोग हमको करना होता है। एक शिक्षक की अपनी सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, मतलब व्यवहार होनी चाहिए। एक शिक्षक हो और आपके साथ और शिक्षक काम करते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप एक शिक्षक हो, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए भाई, एक दूसरे का आप हेल्प करो, सहयोग करो समय आने पर, है ना, तो सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। 21वां प्रश्न है बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? देखो भाई आप चाहते हो कि आपका बच्चा सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में अच्छा हो जाए, आप क्या करोगे? कौन सा तरीका आप अपना सकोगे? उनमें तीव्र इच्छा शक्ति सबसे पहले आपको लाना है। ठीक है, बच्चे में इच्छा हो कि मैं भी जनरल नॉलेज के बारे में जानूं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है,
जिले के कलेक्टर कौन है, तमाम चीजें मैं जानूं। तो कब जानेगा बच्चा, जब उनमें इच्छा रहेगी, और आपको इच्छा शक्ति जगाना है। क्यों, आप एक शिक्षक हो मेरे दोस्तों। तो आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है, देखो जीवन में सफलता पाना है तो क्या चीजें आवश्यक है आपके विचार से, तो परिस्थितियों से समायोजित करना। भाई परिस्थितियों से समायोजित करना, समायोजन करना मतलब क्या है, जिस परिस्थिति में आप हो, जैसे आपके घर में बहुत दुख की स्थिति आ गई, स्वयं उस स्थिति से आपको उबरना है, ढालना है। इसलिए अगर आपने हर दुख को झेल लिया, हर दुख को समझ लिया, तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। समझ रहे हो। अगला सवाल नंबर 23 है, आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है। देखो भाई, जीवन में सजगता का क्या महत्व है, शिक्षण व्यवस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में, या आवश्यकता ही नहीं है। तो समग्र जीवन में सजगता का बहुत महत्व है। पूरे जीवन काल में हमको सजगता वाला टॉपिक भी आपको जो है थ्योरी क्लास में देखने को मिलेगी, हर वो टॉपिक, और उसी से तो मेरे दोस्तों आपके शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न बनते हैं, तो समग्र जीवन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 देखो, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है। भाई आधुनिक जीवन में शिक्षा को क्या माना जाता है, व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का, मोक्ष प्राप्ति, या व्यक्तिगत निर्माण का साधन। भाई सरल सवाल, व्यक्तिगत निर्माण का एक साधन के रूप में आज शिक्षा को माना गया है। व्यक्तिगत निर्माण मतलब आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, आप शिक्षित हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, आपके पहनावा बदल जाएगा, आपकी रहन सहन बदल जाएगी। क्यों, आप शिक्षित हो। ठीक है, अरे अगला सवाल, सवाल नंबर 25, व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है। देखो व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अब शिक्षण एक व्यवसाय है, और इसको भी आप हमारे थ्योरी क्लास में आप पढ़ोगे, हर वो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है प्रतिबद्धता मुख्य, आप प्रतिबद्ध हो, आप कोई भी कार्य में प्रतिबद्ध हो, शिक्षण कार्य में आप प्रतिबद्ध हो, आप समर्पित हो, श्रद्धा से उस काम को करते हो, तो ये कथन सत्य है। द इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई आप जिस कार्य में लगे हो, आप दिल से करो उस कार्य को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, उसकी नौकरी है, गरिमा और मर्यादा है, विद्यार्थियों को खाना खिलाना है, या शिक्षण के प्रति उसका क्या है मेरे दोस्तों, आस्था है। तो क्या है, द शिक्षण के प्रति उसका आस्था है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है शिक्षण में है ना, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। अगला है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी है, अपनी विद्यार्थियों सच्ची लगन रखता है, सादा जीवन या विषय में प्रवीण हो। भाई विषय में प्रवीणता तो जरूरी है, लेकिन अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन से वो पढ़ाता लिखाता हो, वो एक अच्छा अध्यापक है। ठीक है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए आपको क्या करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, अंधविश्वास में कमी लाना है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। बिल्कुल ये सभी चीजें सही हैं, है ना। लोकतंत्र को आप मजबूत बनाओगे, अंधविश्वास में आप कमी लाती है शिक्षा, है ना, शिक्षित होगा, अंधविश्वास से वो बचेगा, तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। भाई आपको स्कूल के बाहर कोई बच्चा मिल गया, आपका आप स्टूडेंट है आपका, तो आप उनके साथ अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, उससे बात करना पसंद करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। भाई उससे आप बात मित्रों की तरह बढ़िया से बात करेंगे, है ना, ताकि बच्चा आपसे घुले मिले। बहुत गंभीर होकर भी बात कर सकते हो, लेकिन उम्मीद बहुत गंभीर, ये उत्तर जो है आपका ज़्यादा सही होना चाहिए। लेकिन आपका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं बोलना आप बेटा की तरह उपयोग कर सकते हो, है ना, बेटा ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह से आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा गंभीर रहोगे बच्चा क्या है, डरेगा भी, लेकिन आपको गंभीरता दिखानी है, ज़्यादा नहीं, है ना। आप एक शिक्षक क्या है, कक्षा में वो मित्रवत व्यवहार करेगा, है ना, एक शिक्षक जो है कक्षा में उनका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, और ये आप पढ़ोगे भी आगे चल के। ठीक है, शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है मेरे दोस्तों, एक कौशल है, एक जीवन है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है। तो क्या है शिक्षण, एक कौशल भी है, एक तपस्या भी कह सकते हैं, लेकिन कौशल सही होगा।
स्किल हमको सीखने सिखाने के तरीका सीखते हैं। आप बीएड डीएड क्यों करोगे भाई? आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो कौशल आपको सीखना है। तो शिक्षण एक कौशल है, ठीक है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित। बिल्कुल आंख बंद करके आप बोल सकते हो छात्र केंद्रित। अच्छा, अर्थात छात्र केंद्रित क्या? बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाना, और इसको भी आप हमारे थ्योरी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है भाई। चलिए, प्रश्न 32 है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षक का है भाई। शिक्षण से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसका हल करने का दायित्व एक शिक्षक का होना है, लेकिन इसके अलावा क्या किसी और का हो सकता है? सोचो तो भाई आप उस कक्षा में पढ़ा रहे हो तो केवल उस कक्षा के शिक्षक का ही दायित्व है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? तो उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के सभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। भाई एक शिक्षक का सही तरीके से मूल्यांकन कौन कर सकता है? आप सोचो, तो आपका बच्चा ही करेगा, आप जिसको पढ़ा रहे हो, मतलब आपके विद्यार्थी ही आपका मूल्यांकन करेंगे। कैसे? आप कैसे पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। ये बच्चे अगर मस्त सीख रहे हैं, स्वतः ही उसका मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 34, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, क्या सिर्फ नौकरी ही हो? मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। चलिए, प्रश्न 35 देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकता, रुचि और उनके योग्यताओं का, ठीक है। अर्थात ए और बी दोनों का आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 36, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। भाई आप हेडमास्टर हो वहाँ के, तो आपको क्या होना चाहिए? सबके साथ, सभी अध्यापक के साथ समान व्यवहार हो, कुशल प्रबंधक हो, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, मतलब ये सभी का उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। 36 का डी। 37, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। अब शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? छात्र शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, ये डायरेक्ट जो है बाल केंद्रित, सीधा सा उत्तर आएगा चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा याद रखना भैया, वो प्रश्न आता ही है 1 नंबर का। अब आपका भी आएगा, ये कन्फर्म बात है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है भाई? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। अध्यापक के प्रति आप पूर्णतः समर्पित हो गए, समर्पित भाव से। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है ना, पूर्ण समर्पित, और उसका चरित्र भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप एक शिक्षक हो और आपको अपने पेशा के लिए पूर्णतः समर्पित होना जरूरी है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होगा? देखो, अध्यापक जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज और छात्रों के प्रति। प्रधानता ये बिल्कुल सही है, ए उत्तर हो जाएगा समाज और छात्र के प्रति। भाई आप छात्र के प्रति जवाबदेही हो, समाज के प्रति क्यों? आपको समाज के लिए एक अच्छा नागरिक निर्माण कर रहे हो, आप एक शिक्षक हो, समाज में ऐसे नागरिक का निर्माण कर रहे हो जो समाज को दिशा और दशा दोनों बदल सके। भाई अपराधी थोड़ी निर्माण कर रहे हो जी कि समाज को विध्वंसक बना सके, समाज को नीचे की तरफ ले जा सके, नहीं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 40, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? अब ग्रामीण अंचल में बच्चा स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कमाने खाने चले जाते हैं, तो इसका स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या खेल में उत्सुकता। तो ये क्या रीजन है भाई? अक्सर जब बात आती है ना गांव की, गांव में जो स्कूल का वातावरण बहुत नीरस रहता है। नीरस कैसे? गांव के स्कूलों में ना तो सही तरीके से शिक्षक रहता है, सब शिक्षक शहर में जाना पसंद करते हैं, न तो उसके साथ तरह तरह के खेल खिलौने होते हैं, न ही उसके साथ क्या है बच्चों के पास या शिक्षक के पास टीएलएम होता है जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले सके। इसलिए उनका वातावरण पूरी तरह से नीरस हो जाता है और इसलिए बच्चा क्या है स्कूल को छोड़ने लगते हैं, ठीक है। अगला सवाल है
अध्यापक की कार्यक्षमता को सुधारा जा सकता है या कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर? नो। कड़े स्कूल प्रशासन? नो। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, आप यदि सराहना कर रहे हो, है ना, कार्य की, बच्चों की कार्य की, अगर आप हेड मास्टर हो, शिक्षक के कार्य को ही आप सराहित कर रहे हो, सराहना दे रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, इस तरह से तो क्या है, शिक्षक ज़्यादा मोटिवेट होगा। तो ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 देखो, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, सबके लिए मेरे दोस्तों शिक्षा शक्ति सबके लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण, भारत में शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, इसका क्या कारण है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति न होना, उद्देश्य शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भाई शिक्षा क्यों, हमारे देश में शिक्षा तो दी जाती है लेकिन कौशल आधारित शिक्षा नहीं मिल रही है। लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, उनके पास स्किल नहीं है, इसलिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए भारत में जो शिक्षा है उद्देश्यहीन हो गया है। बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, उनका उद्देश्य ही उनको नहीं पता, है ना। तो ये मेन वजह है। 44वां नंबर देखो, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है या व्यक्ति को नेता बनाती है। भाई हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्यों? यह व्यक्ति को क्या बनाता है भाई? धन उपार्जन योग्य? ऐसा नहीं। नेता बनाती है? ऐसा भी नहीं। विद्वान तो बनाती है लेकिन स्वावलंबी इसका सटीक उत्तर होगा। क्यों भाई? स्वावलंबी मतलब वह स्वयं एक आत्मनिर्भर बन सकता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है 45, किस प्रकार कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, तो एकदम आँख कान बंद करो, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब छात्र केंद्रित, एक प्रकार से हम इसी को कह सकते हैं। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे 46वां प्रश्न है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस मतलब इसको पेरेंट्स मीटिंग, पालक सम्मेलन जो बोलते हैं ना, तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? पालक सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्राइमरी कक्षा में या फिर सबसे अधिक आवश्यकता प्राइमरी में पड़ती है, माध्यमिक, सेकेंडरी या कॉलेजों में? तो भाई पड़ती तो सभी में है लेकिन कुछ कम कुछ ज्यादा। और प्राइमरी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहां पर पालकों को बीच बीच में बुलाना पड़ता है। क्यों? यही बेस है, यही आधार है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, पालकों को बोलना है कि आप थोड़ा घर में भी पढ़ाया करा जी, एमन थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है ना। इस तरह से ये प्राइमरी ही ऐसी कक्षा है जहां से नींव को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 47 देखिए, 47 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। भाई ये तो एकदम सरल सा है। प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा अर्थात जो बड़े बुजुर्ग जो पढ़ाई करते हैं ना, उसको प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। तो उसको, जैसे अपने विद्यालय में ये प्रौढ़ शिक्षा अभियान अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए 48 48 नंबर है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण और निष्ठा की, आज्ञा पालन की, योग्यता की। ये सभी, बिल्कुल ये सभी आ जाएगा भाई, सरल सा सवाल था। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 49, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। भाई निष्पक्ष व्यवहार की आशा करोगे, है ना। इसके अलावा सहानुभूति एवं प्रेम की भी आशा करते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 50वां और अंतिम प्रश्न है आज की टेस्ट सीरीज नंबर 1 की। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा गया, आप शिक्षक हो ना, आपके बारे में आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे? मित्रों से सलाह लोगे, स्पष्ट मन, सहर्ष तैयार हो जाएंगी। भाई आप एक शिक्षक हो, सहर्ष उसको आप स्वीकार करोगे। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न हैं। और याद रखना, जितने भी प्रश्न आप
सॉल्व करोगे, आपके 20 या 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न आप सॉल्व करोगे, आप एक शिक्षक के रूप में सॉल्व करना। याद रखना, आप एक शिक्षक हो, उस प्रश्न को हल कर रहे हो। अभी आप शिक्षक बन गए हो तभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो फिर आपके शिक्षण अभिरुचि में 30 आउट ऑफ 30 आपके कहीं नहीं जाएगा। अगर 20 नंबर का है, 20 आउट ऑफ 20 आपका कहीं नहीं जाएगा। तो आप जो है अपनी तैयारी जारी रखो। थ्योरी क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जब आप थ्योरी ही नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर एमसीक्यू कहाँ समझ में आएगा। बहुत कठिन कठिन शब्द है, जैसे अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति कहाँ से समझ पाओगे आप, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, थ्योरी क्लास को समझना है। तो कंटिन्यू आप थ्योरी क्लास देखिए, हमारा क्लास 1 से अपलोडेड है। 2025 वाला सेशन में आप जाइए, हमारे प्ले लिस्ट इसमें बना हुआ है। और फिर आप कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस लेते चलिए, आप बिल्कुल पढ़ते चलिए। निःशुल्क पढ़ाई हम करवा रहे हैं भाई। और आप एक निश्चित समय के बाद जब आपकी एग्ज़ाम होगा, उसके पहले आप पूर्णतः तैयार हो जाओगे हमारे साथ पढ़ के, ठीक है। सभी क्लासेस हमारी चलेगी, सभी विषय की क्लासेस हम लेने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करें। जो प्री बीएड प्री डीएलएड की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सभी तक साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि वीडियो जब भी नया वीडियो आए उसका लिंक जो है आपको दिखने लगे। जय हिंद, वंदे मातरम।